हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज हेमेटोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनके माध्यम से हम उन क्वेश्चंस के बेसिक क्या होते हैं, उन क्वेश्चंस के मतलब ये किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं और किस तरह से एग्जामिनर उसके अंदर प्रायोरिटी वाइज हमको क्वेश्चन दे देते हैं, उस टाइप से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इनके माध्यम से हम हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आपको ये ब्लड अच्छे से समझ में आएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में वो अच्छे से समझ में आएगा और आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हम अपनी वीडियोज को लगातार लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हेमेटोलॉजी से। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? ब्लड इज ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होता है या फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है या फिर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको ब्लड के बारे में कि ब्लड आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो ब्लड कौन से टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये तो दोस्तों आपको पता होगा कि ब्लड कौन से टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड को पढ़ने से पहले हम ब्लड के कुछ जानते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है? ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, हेमेटोलॉजी किसको बोला जाता है? ब्लड की स्टडी को बोला जाता है। दूसरा दूसरा दोस्तों, हम यहीं पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हेमेटोलॉजी होती है, इस हेमेटोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। जी दोस्तों, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है विलियम विलियम हैवसन। विलियम हैवसन, HEWSON। ये विलियम हैवसन किसके फादर हैं? हेमेटोलॉजी के फादर हैं। जी हाँ, हेमेटोलॉजी के फादर विलियम हैवसन। और स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है आपको, विलियम हार्वे कौन है? तो विलियम हार्वे बोला जाता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे, HARVEY के द्वारा की गई थी। और विलियम हैवसन कौन है? ये कहलाते हैं फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड के बारे में खोज की है। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे ब्लड किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है? दोस्तों, आपको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो करेक्ट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड क्या है? ब्लड आपस में कनेक्ट नहीं करता है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ब्लड यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन अपना राइट होगा। आंसर क्या? सी, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इसको ही लगाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इसको ही लगाएंगे। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। जी हाँ, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं फाल्स कनेक्टिव टिश्यू? वो इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर कनेक्शन का, कनेक्टिविटी का काम नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आप फास्ट कनेक्टिव टिश्यू लगाएंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको लगाना है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इस तरह से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? अपना सी राइट आंसर है। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू को। आई होप कि ये ऑप्शन आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बफी कॉट? बफी कॉट क्या होती है? तो ऑप्शन ए इसमें क्या आता है? ट्रांसपेरेंट लेयर अबव द प्लाज्मा। प्लाज्मा के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो बफी कॉट कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर डिफरेंट लेयर बिटवीन
सॉरी ट्रांसपेरेंट लेयर बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी। प्लाज्मा एंड आरबीसी के अंदर बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसको हम बोलते हैं बफी कॉट। सी ऑप्शन है इसके अंदर, ग्रीन कलर लेयर बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी। प्लाज्मा एंड आरबीसी के बीच में ग्रीन कलर की लेयर है, उसको हम बफी कॉट बोलते हैं। और डी ऑप्शन है अपना कलर ग्रीन कलर लेयर अबव दी प्लाज्मा। प्लाज्मा के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बफी कॉट। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना क्या है, एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने ब्लड डाल दिया। जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ब्लड डाल दिया यहाँ पे। अब ब्लड को डालने के बाद में क्या होगा यहाँ पे, कि ब्लड कुछ टाइम बाद दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। कुछ टाइम बाद ब्लड क्या होगा, दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड हो जाएगा। एक तो जो ब्लड सेल्स होंगी वो नीचे पहुंच जाएंगी, और जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो किधर आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। जी दोस्तों, ब्लड सेल्स नीचे पहुंच जाती हैं और लिक्विड कनेक्ट जो लिक्विड पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ। थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ब्लड है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड हो गया है। तो नीचे ब्लड सेल्स जो पहुंच गई हैं, यहाँ पे आरबीसी सेटल डाउन हो गई हैं, जिसकी वजह से इसका कलर होगा रेड कलर का, रेड कलर का। और ऊपर अब आरबीसी नीचे हो गई है, ऊपर ओनली और ओनली क्या है, येलो कलर का सबस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज यहाँ पे जानना आप, कि प्लाज्मा जो होता है वो येलो कलर का होता है, और आरबीसी कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो कुछ टाइम बाद ट्यूब को जब हम रख देंगे तो उसको 10 से 15 मिनट बाद देखने को मिलेगा आरबीसी का सेटल डाउन हो जाता है और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, यानी कि दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड हो जाता है। तो रेड कलर का तो आपको इतना कंपार्टमेंट मिलेगा, यानी कि आरबीसी जो रेड कलर का मिलेगा ये आपका 45% पार्ट होगा, और प्लाज्मा जो आपका येलो कलर का है ये अपना 55% पार्ट होगा। यानी कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। ये दोस्तों, तो इसी के अंदर हम देख रहे हैं एक डिफरेंट कलर की लेयर बन जाती है। कहाँ बन जाती है, एक येलो कलर की लेयर बन जाती है। येलो कलर की लेयर बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी। प्लाज्मा एंड आरबीसी के बीच में एक डिफरेंट कलर की लेयर बन जाती है। इसी लेयर को बोला जाता है बफी कॉट। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, बफी कॉट के नाम से जानते हैं। नॉर्मली इसका कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। इसका कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है इसका। मतलब नॉर्मली इसका कोई भी कलर नहीं रहता, वाटरी कलर की होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। ये 1% पार्ट जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का है वो इसको बनाने का काम करता है। नॉर्मली इसका कलर कैसा है, जी हाँ कैसा है, क्लियर कलर बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट कलर बोल सकते हैं। क्या, ट्रांसपेरेंट कलर बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर होती है। 1% पार्ट जो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का वो इसको बनाने का काम करता है। किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ऊपर प्लाज्मा है, इसके ऊपर प्लाज्मा है और नीचे ब्लड सेल्स हैं। तो दोनों के बीच में जो एक लेयर बन गई है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर बन गई है, उसको बोला जाता है बफी कॉट। क्या बोला जाता है, बफी कॉट। क्लियर दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन के अंदर अपना ऑप्शन कौन सा है, बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी के अंदर, प्लाज्मा एंड आरबीसी के अंदर ऑप्शन अपना कौन सा राइट होगा, बी आंसर राइट होगा। ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर है और प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में प्रेजेंट है। दोस्तों आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में, इसका अबनॉर्मल कलर कैसे होते हैं देखने को मिल सकते हैं। ग्रीन कलर का हो सकता है ये अबनॉर्मलिटी में, जब माइलोपेरोक्सीडेस ज्यादा हो जाए यानी पैरासाइटिक इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। और इसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। ब्लड जो बिना ब्लड ब्लड सेल्स के हो उसको हम क्या बोलते हैं। यानी कि एक ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर से क्या है, इसके अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी पड़ी हुई है, इसके अंदर पूरा ब्लड है। अब मैं बोल रहा हूँ इस ब्लड के अंदर से हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निकाल दी, ओनली और ओनली क्या है ये प्रेजेंट, हाँ जी। अब ये क्या है, ओनली और ओनली प्लाज्मा। ओनली और ओनली लिक्विड रह गया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा कि प्लाज्मा, ये क्या रह गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, विदाउट विदाउट ब्लड सेल, ब्लड सेल।
विदाउट ब्लड सेल क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो दोस्तों ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा प्लाज्मा क्या होता है। चलिए सीरम देख लो, सीरम क्या होता है? सीरम यानी कि जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर से क्या निकाल दें? प्लाज्मा के अंदर से आप माइनस कर दो, यानी कि निकाल दीजिए किसको? प्लाज्मा प्रोटीन को, प्लाज्मा प्रोटीन को, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह हमने सारे निकाल दिए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको? सीरम बोलेंगे। सीरम के अंदर क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है नहीं, एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन है नहीं, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है नहीं। तो अब क्या बचा प्लाज्मा के अंदर? ओनली और ओनली सीरम बचा हुआ है। क्या बचा है? सीरम बचा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इसका ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और सीरम क्या होता है? इस प्लाज्मा के अंदर से हमने क्या निकाल दिया? प्लाज्मा प्रोटीन को अलग कर दिया, क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर दिया। अब जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारी होती है, लेकिन जो मेजर कंपाउंड में प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन तीन तरह की क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एल्बुमिन क्या करती है? मेंटेन करने का काम करती है ऑनकोटिक प्रेशर को, मेंटेन मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम एल्बुमिन है, वो क्या करती है? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ग्लोबुलिन का काम क्या है? गैमडे का फॉर्मेशन, यानी कि अपने इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कराने का काम किसका? इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन कराने का काम किसका है दोस्तों? तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो बनाने का काम करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन से? जैसे कि आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीई। इस तरह से ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, यानी एंटीबॉडी बन रही है हमारी, कौन बनाने का काम करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाने का काम करती है। और दूसरा दोस्तों ये फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन एक तरह से क्लॉटिंग प्रोटीन भी बोला जाता है इसको। क्या? क्लॉटिंग प्रोटीन, जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का काम करती है, क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करने का काम करती है। कौन सी प्रोटीन? आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इस तरह से दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। यस और नो? यस, मैं आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट यूज टू फाइंड आउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए यूज होने वाला टेस्ट कौन सा टेस्ट है? क्या उसको सिलिंग टेस्ट बोलते हैं, या उसको बिडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं, या ऑर्टोलेनी टेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है, तो उसके लिए विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट को पता करने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं वो कौन सा? आपका सिलिंग टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? सिलिंग टेस्ट। सिलिंग टेस्ट के लिए आपको 24 आवर्स की यूरिन सैंपल कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। 24 घंटे का यूरिन चाहिए। कितने घंटे का? 24 घंटे का यूरिन चाहिए होता है। और इसके अंदर कुछ रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, रेडियो आयोडीन वगैरह को यूज किया जाता है इसके अंदर। और इसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट को पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसमें क्या होगा? विटामिन B12 की प्रेजेंस रहेगी यूरिन में। दोस्तों ये सिलिंग टेस्ट यूज करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है उस वाले पर्सन में। चलिए बिडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं ये आपको पता होगा। बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए। बिडाइल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफॉइड के लिए। ऑर्टोलॉनी टेस्ट किसके लिए करते हैं? डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के लिए करते हैं। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप कंजेनाइटल डिसऑर्डर रहता है बच्चे का। हिप जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, या फिर उसका कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है, या फिर उसके अंदर जो फीमर बोन होती है वो कंप्लीटली या पार्शियली क्या होती है? पूरी तरह से बाहर निकल जाती है अपने एसिटाबुलम से। उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। और उसको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑर्टोलेनी
टेस्ट किया जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट दोस्तों ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा है। बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ते हैं किसके लिए? हाँ जी, ग्लूकोज को यूरिन में चेक करने के लिए। बेनेडिक्ट टेस्ट को किस लिए पढ़ा जाता है? हाँ जी, टू चेक ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है उसको पता करने के लिए टेस्ट करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। और डिटेल में पढ़ना है दोस्तों आपको इन सबके बारे में क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर सारे टेस्ट डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। अभी तो आप बेसिक समझ लीजिए कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है। चलिए दोस्तों मैं आ गया हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कौन से टाइप का एनीमिया है जिसके अंदर देखने को मिलता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? माइक्रोसाइटिक 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 का मतलब है यहाँ पे आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो गया है? डिक्रीज। और हाइपोक्रोमिक का मतलब है यहाँ पे हाइपोक्रोमिक का मतलब है यहाँ पे कि जो एच बी कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है? डिक्रीज, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है और आरबीसी का साइज भी क्या हो गया है? कम। तो कौन से टाइप के एनीमिया में माइक्रोसाइटिक यानी कि आरबीसी का साइज कम मिलेगा और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम देखने को मिलती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी से आरबीसी का साइज भी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम देखने को मिलती है। बाकी इन टेस्ट सारे, जब विटामिन बी 12 इसमें कौन से टाइप का एनीमिया देखने को मिलेगा, फॉलिक एसिड की कमी से कौन से टाइप का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन से टाइप का होगा, माइक्रोसाइटिक होगा, मैक्रोसाइटिक होगा, ये सारे एनीमिया हम पढ़ेंगे अपनी रेगुलर क्लास के अंदर। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको ये छोटी सी सीरीज इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट कुछ बने होंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप समझ के क्लास में हम रेगुलर क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। पूरा हेमेटोलॉजी आपके लिए पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको हेमेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी आपके लिए ऐसा पढ़ाया जाएगा कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपकी क्लास समझ में आई होगी। ये क्लास आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू दोस्तों।